हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एजुकेशन का, रिसर्च चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट। फ्रेंड, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। देहधर्य अध्ययन क्या है? एक अनुदेहधर्य अध्ययन उन अनुसंधान रणनीतियों में से एक है जो प्रकृति में पर्यवेक्षणीय है और एक विस्तारित अवधि में समान विषयों की दोहराव संबंधी टिप्पणियों से संबंधित है। अध्ययन वर्षों तक और कभी कभी दशकों तक रह सकता है। ये एक सामान्य प्रकार का अध्ययन है जिसे समाजशास्त्र, चिकित्सा और मनोविज्ञान में लागू किया जाता है और अनुदेहधर्य अध्ययन ने शोधकर्ताओं को समय समय पर चयनित नमूनों में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी करने का अवसर दिया। इनमें से कई अध्ययनों से यह पता चलता है कि किस चीज़ के संपर्क में आने के बीच का संबंध है या किस कारण से संदिग्ध। अनुदेहधर्य अध्ययन के तीन अलग अलग प्रकार हैं। फर्स्ट है पैनल, सेकंड जत्था एंड थर्ड पूर्व प्रभावी। तो अनुदेहधर्य अध्ययन क्या है? ये एक अनुदेहधर्य अध्ययन उन अनुसंधान रणनीतियों में से एक है जो प्रकृति में पर्यवेक्षणीय है और एक विस्तारित अवधि में समान विषयों की दोहराव संबंधित टिप्पणियों से संबंधित है। ये एक सामान्य प्रकार का अध्ययन है जो अनुदेहधर्य अध्ययन ने शोधकर्ताओं को समय समय पर चयनित नमूनों में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी करने का अवसर दिया और इससे यह पता चलता है कि किस चीज़ के संपर्क में आने के बीच का संबंध है और ये किस कारण से संदिग्ध। अनुदेहधर्य अध्ययन के तीन अलग अलग प्रकार हैं, वे हैं पैनल, जत्था और पूर्व प्रभावी। एक पैनल अध्ययन में विषयों का एक प्रतिनिधि नमूना शामिल होगा जो आमतौर पर एक पैनल सेवक कंपनी के माध्यम से पाया जाता है। इसके विपरीत एक कोहॉर्ट अध्ययन उन विषयों का अवलोकन करता है जो एक समान समूह या जनसांख्यिकी विशेषताओं के आधार पर आते हैं। इसमें क्षेत्र, आयु या सामान्य अनुभव शामिल हो सकते हैं। ये एक पूर्वव्यापी अध्ययन ऐतिहासिक डेटा का लाभ उठाता है और अक्सर अद्यतन डेटा की तुलना में। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शनल अध्ययन क्या है? एक क्रॉस सेक्शनल अध्ययन अनुदेहधर्य के लिए तथाकथित दूर के चचेरे भाई एक समय में कई जनसंख्या समूह की तुलना करने का इरादा नहीं है। एक एकल चर पर समय के साथ डेटा एकत्रित करने के बजाय एक क्रॉस सेक्शन को फंसाया जाता है जिससे एक शोधकर्ता को कई श्रेणियों में जनसंख्या सबसेट के बीच अंतर देखने की अनुमति मिलती है। एक उदाहरण जॉगिंग के लाभों पर एक अध्ययन होगा। इस अध्ययन में हृदय गति को आराम देने, बॉडी मास इंडेक्स और रक्तचाप जैसे कई माप लिए जाते हैं। इन सभी को व्यायाम के विभिन्न स्तरों के समूह में लाया जाएगा और जॉगिंग के प्रभावों के बारे में जानने के लिए शोधकर्ताओं ने कई वर्षों में एक ही विषय से डेटा एकत्रित नहीं किया है, लेकिन कई विषयों से सिर्फ एक बार। इसे अक्सर स्नैपशॉट के रूप में जाना जाता है। तो क्रॉस सेक्शनल अध्ययन क्या है? ये एक क्रॉस सेक्शनल अध्ययन अनुदेहधर्य के लिए तथाकथित दूर के चचेरे भाई एक समय में कई जनसंख्या समूह की तुलना करने का इरादा नहीं है। ये एक क्रॉस सेक्शन को फंसाया जाता है और सबसेट के बीच अंतर देखने की अनुमति मिलती है। उदाहरण के लिए जॉगिंग के लाभों पर एक अध्ययन होगा और इन सभी को व्यायाम के विभिन्न स्तरों के समूह में लाया जाएगा और एक ही विषय से डेटा एकत्रित नहीं किया है, लेकिन कई विषयों से सिर्फ एक बार। इसे अक्सर स्नैपशॉट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है अनुदेहधर्य और क्रॉस अनुभागीय अध्ययन, लाभ और नुकसान। अनुदेहधर्य अध्ययन का मुख्य एक चर के पैटर्न को दिखाने की क्षमता है। ये एक शक्तिशाली तरीका है जिसमें हम कारण और प्रभाव संबंधों के बारे में सीखते हैं। अध्ययन के दायरे के आधार पर अनुदेहधर्य अवलोकन समय की लंबी अवधि में विभिन्न घटनाओं के बीच स्लीपर प्रभाव या कनेक्शन की खोज करने में मदद कर सकता है। ऐसी घटनाएं जो अन्यथा जुड़ी नहीं हो सकती। बेशक अनुदेहधर्य अध्ययन में कमियां हैं। पैनल अट्रैक्शन उनमें से एक है। यदि आप एक अध्ययन के लिए 2000 विषयों के
एक ही समूह पर निर्भर हैं, जो हर साल एक बार 20 वर्षों के लिए होता है, जो जाहिर है कि उन विषयों में से कुछ भी अब भाग लेने में सक्षम नहीं होंगे, या तो मृत्यु, इनकार या संपर्क में परिवर्तन के कारण। जानकारी और पता प्रयोग करने योग्य डेटा पर कटौती से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक और कमजोरी ये है कि जबकि अनुदैर्ध्य डेटा को कई बिंदुओं पर एकत्रित किया जा रहा है, वे अवलोकन अवधि पूर्व निर्धारित है और उन स्पर्श बिंदुओं के बीच जो कुछ भी हुआ है उसे ध्यान में नहीं रख सकते हैं। तीसरा नुकसान है पैनल कंडीशनिंग का विचार है, जहां समय के साथ उत्तरदाता अक्सर अनजाने में अपनी गुणात्मक प्रतिक्रियाओं को बेहतर फिट करने के लिए बदल सकते हैं, जो वे पर्यवेक्षक के इच्छित लक्ष्य को मानते हैं। अध्ययन की प्रक्रिया ने खुद को बदल दिया है कि विषय या प्रतिपादित प्रश्नों को कैसे देखता है। क्रॉस अनुभागीय अध्ययन या तो सही नहीं है। अपने एकल सर्वेक्षण स्वभाव के कारण वे चर के बीच किसी भी दिए गए जुड़ाव की दिशा के बारे में निर्णायक अवलोकन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि लाभ कई व्यवसायों के लिए संकीर्ण दायरे के नुकसान से आगे निकल सकते हैं और एक के लिए एक समान अनुदैर्ध्य अध्ययन की तुलना में क्रॉस अनुभागीय अध्ययन सस्ती है। कम स्पर्श बिंदु के साथ वे एक अवलोकन निष्कर्ष तक पहुंचने में बहुत तेज से है। इसके अलावा बशर्ते नमूना का आकार सावधानी से चुना जाएगा और क्रॉस सेक्शनल अध्ययन सबसेट के बजाय पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करने में सहायक हो सकता है और नीतिगत बदलावों पर विचार करने पर यह बहुत फायदेमंद हो सकता है। अनुदैर्ध्य और क्रॉस अनुभागीय अध्ययन लाभ और नुकसान। अनुदैर्ध्य अध्ययन का मुख्य लाभ समय के साथ एक चर के पैटर्न को दिखाने की क्षमता है और यह एक शक्तिशाली तरीका है। अनुदैर्ध्य अवलोकन समय की लंबी अवधि में विभिन्न घटनाओं के बीच स्लीपर प्रभाव या कनेक्शन की खोज करने में मदद कर सकता है और ये बेशक अनुदैर्ध्य अध्ययन में कमियां हैं। पैनल अट्रैक्शन उनमें से एक है, जो 2000 विषयों के एक ही समूह पर निर्भर है और उन विषयों में से कुछ भी अब भाग लेने में सक्षम नहीं होंगे। इनकार या संपर्क में परिवर्तन के कारण जानकारी और पता। एक और कमजोरी यह है कि जबकि अनुदैर्ध्य डेटा को कई बिंदुओं पर एकत्रित किया जा रहा है और स्पर्श बिंदुओं के बीच जो भी कुछ भी हुआ है जहाँ समय के साथ उत्तरदाता अक्सर अनजाने में अपनी गुणात्मक प्रतिक्रिया को बेहतर फिट करने के लिए बदल सकते हैं। अध्ययन की प्रतिक्रिया ने खुद को बदल दिया है। क्रॉस अनुभागीय अध्ययन या तो सही नहीं है या अपने एकल सर्वेक्षण स्वभाव के कारण वे चर के बीच किसी भी दिए हुए जुड़ाव की दिशा के बारे में निर्णायक अवलोकन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। एक के लिए एक समान अनुदैर्ध्य अध्ययन की तुलना में क्रॉस अनुभागीय अध्ययन सस्ती है, निष्कर्ष तक पहुंचने में बहुत तेज है और ये क्रॉस सेक्शनल अध्ययन सबसेट के बजाय पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करने में सहायक हो सकता है। नेक्स्ट है लॉन्जिट्यूडिनल स्टिज बनाम क्रॉस सेक्शनल कौन सा बेहतर है। अनुदैर्ध्य और पान अनुभागीय अध्ययन दोनों के पीछे का विचार है। फिर से सबसे उपयोगी और कार्यवाही योग्य डेटा एकत्रित करने के लिए सबसे अच्छी प्रतिक्रिया बनाना एक निश्चित रूप से दूर से बेहतर नहीं है। वे दोनों एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की सेवा करते हैं। विभिन्न तरीकों से निर्णय लेने वाला कारक जिस पर आप उपयोग करते हैं वे आपके द्वारा अध्ययन किए जा रहे हैं। परिणामों की संख्या आपके द्वारा प्रकाशित परिणामों से पहले अपेक्षित समय, आपके बजट या शायद सबसे महत्वपूर्ण बात आपके द्वारा अध्ययन की जा रही घटना की प्रकृति हो सकती है। अनुदैर्ध्य और पार अनुभागीय अध्ययन दोनों के बीच का विचार है जो सबसे अच्छी प्रतिक्रिया बनाना है एक निश्चित रूप से दूसरे से बेहतर नहीं है और विभिन्न तरीकों से निर्णय लेने वाला एक कारक जिस पर आप उपयोग करते हैं वे आपके द्वारा अध्ययन किए जा रहे हैं और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात आपके द्वारा अध्ययन की जा रही घटना की प्रकृति हो सकती है। अब देखते हैं अनुदैर्ध्य अध्ययन के उदाहरण। दुनिया भर में सीखने के लिए विभिन्न
संस्थानों में विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा किए गए कुछ मौजूदा अनुदैर्ध्य अध्ययन निम्नलिखित हैं। फार्मिंघम में किया गया 1948 हार्ट स्टडी एक अच्छा उदाहरण है। अध्ययन में मैसाचुसेट्स के 5,209 लोगों को शामिल किया गया था जिन्हें एक अवधि में देखा गया था और जो ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत करार दिया गया था। इसने आहार के प्रभाव, एस्पिरिन जैसी ओवर द काउंटर दवाओं की स्थापना की और दिल की स्थिति की घटना पर व्यायाम किया। और फार्मिंगटन हार्ट स्टडी वर्तमान में प्रतिभागियों की तीसरी पीढ़ी का अनुसरण कर रही है और वर्ष 1971 में ब्रिटिश ऑफिस ऑफ पॉपुलेशन सेंसस एंड सर्वे ने एक अध्ययन शुरू किया जिसका मतलब था कि जनसंख्या का 1% निरीक्षण करना। ये कैंसर की घटना और मृत्यु दर पर आवास और रोजगार की स्थिति के प्रभावों का पता लगाना था। जीनियस का आनुवंशिक अध्ययन सबसे लंबे समय तक चलने वाला अनुदैर्ध्य अध्ययन है जो अभी भी चलता है और 1921 में लुईस टर्मन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अपने जीवन काल में उपहार में प्राप्त बच्चों की विशेषताओं और विकास का निरीक्षण करने के लिए की थी। और लुईस का प्रारंभिक इरादा इस विश्वास को ध्वस्त करना था कि कम विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों की तरह एक उपहारित बच्चा आमतौर पर किसी भी अन्य बच्चे की तरह बढ़ता है। मानव भाषण परियोजना निगरानी और मॉडल के लिए एक दृढ़ संकल्प है कि एक बच्चा अपने जीवन के पहले 3 वर्षों के दौरान भाषा कैसे प्राप्त करता है। यह अध्ययन संस्था मीडिया प्रयोगशाला में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर देव राय द्वारा किया गया था और दिलचस्प बात यह है कि उनका बेटा प्रौद्योगिकी के संग्रह के साथ अवलोकन के तहत एकमात्र बच्चा था। प्राप्त डेटा का उपयोग उस डीप को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है कि जिसे कम्प्यूटेशनल मॉडल कहा जाता है, जो उस प्रक्रिया में अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो लोग भाषा का अधिग्रहण करते थे। अनुदैर्ध्य अध्ययन के उदाहरण दुनिया भर में सीखने के विभिन्न संस्थानों में विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा किए गए कुछ मौजूदा अनुदैर्ध्य अध्ययन निम्नलिखित हैं। 1948 हार्ट स्टडी एक अच्छा उदाहरण है जिन्हें एक अवधि में देखा गया था और जो ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत कारगर दिया गया था। और फार्मिंगटन हार्ट स्टडी वर्तमान में प्रतिभागों की तीसरी पीढ़ी का अनुसरण कर रही है और वर्ष 1971 में ब्रिटिश ऑफिस ऑफ पॉपुलेशन सेंसस एंड सर्वे ने एक अध्ययन शुरू किया। ये कैंसर की घटना और मृत्यु दर पर आवास और रोजगार की स्थिति के प्रभावों का पता लगाना था। जीनियस का आनुवंशिक अध्ययन सबसे लंबे समय तक चलने वाला अनुदैर्ध्य अध्ययन है। शुरुआती 1921 में लुईस टर्मन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अपने जीवन काल में उपहार में प्राप्त बच्चों की विशेषताओं और विकास का निरीक्षण करने के लिए की थी। उनके निष्कर्षों ने संकेत दिया कि कम विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों की तरह एक उपहारित बच्चा आमतौर पर किसी भी अन्य बच्चे की तरह बढ़ता है और एक बच्चा अपने जीवन के पहले 3 वर्षों के दौरान भाषा कैसे प्राप्त करता है। यह अध्ययन संस्था मीडिया प्रयोगशाला में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर देव राय द्वारा किया गया था। प्राप्त डेटा का उपयोग उस डीप को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटेशनल मॉडल कहा जाता है जो लोग भाषा का अधिग्रहण करते थे। ग्रांट स्टडी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अध्ययनों में से एक है जो ये निर्धारित करने के लिए किया गया था कि वयस्क विकास और परिवर्तन बुढ़ापे की बीमारियों और विकारों की शुरुआत कैसे करते हैं। अध्ययन में एक अनुदैर्ध्य डेटा संग्रह शामिल था जो 75 वर्षों तक चलता था, जिसमें 288 मानसिक और शारीरिक रूप से फिट व्यक्तियों को अध्ययन के लिए चुना गया था। नमूने अमेरिका में से थे और आज तक केवल पुरुष ही अध्ययन के साथ चल रहे हैं। मूल्यांकन के लिए उन्हें हर साल एक प्रश्नावली दी जाती है। ये एक अन्य उदाहरण कनाडा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ऑन एजिंग, जिसने 20 वर्षों तक लगभग 50,000 लोगों का अनुसरण किया,
चिकित्सा, सामाजिक, जैविक और आर्थिक पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से बीमारियों, विकार या विकलांगता की घटना में से कैसे योगदान करते हैं। नेक्स्ट है लाभ। अनुदैर्ध्य अध्ययन के लाभ। हर अध्ययन के कुछ फायदे और सीमाएं हैं। अनुदैर्ध्य अध्ययन के लाभों में से एक किसी भी समय हर चर के पैटर्न को रेखांकित करने की क्षमता है। इस तरह कोई ये समझने की स्थिति में है कि शोधकर्ताओं ने कारण और प्रभाव संबंध क्या कहा है। इस अध्ययन का उपयोग स्लीपर इफेक्ट्स को निर्धारित करने के लिए भी किया जा सकता है, जो कि उन घटनाओं के बीच के लिंक हैं जिनके साथ समय पर अध्ययन किया गया था। कोई स्पष्ट कनेक्शन नहीं। अनुदैर्ध्य अध्ययन के लाभ क्या है कि हर अध्ययन के कुछ फायदे और सीमाएं हैं। अनुदैर्ध्य अध्ययन के लाभों में से एक किसी भी समय हर चर के पैटर्न को रेखांकित करने की क्षमता है और इस अध्ययन का उपयोग स्लीपर इफेक्ट्स को निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है या किया जा सकता है, जो कि उन घटनाओं के बीच के लिंक है जिनके साथ समय पर अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट है कमियां। अनुदैर्ध्य अध्ययन की कमियां। ये तथ्य कि इस अध्ययन में अन्य अध्ययनों की तुलना में लंबा समय लगता है, अध्ययन अवधि के दौरान एक या एक से अधिक प्रतिभागियों को खोना संभव बनाता है। हानि। प्रतिभागी की मृत्यु, वापसी या संपर्क हानि से हो सकती है। उपयुक्त कारणों में से किसी कारण से प्रतिभागियों की संख्या में कमी के मामले में आवश्यक डेटा को काट दिया जाता है, जिससे अनुसंधान की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। हालांकि मौजूदा दस्तावेजों के उपयोग के माध्यम से पूर्वव्यापी रूप से अध्ययन करने से इस सीमा से बचा जा सकता है। अनुदैर्ध्य अध्ययन की एक और सीमा यह है कि डेटा हमेशा निश्चित बिंदुओं पर ही एकत्रित किया जाता है, इसीलिए सफल बिंदुओं के बीच के स्पेस पीरियड में किसी भी बदलाव पर ध्यान नहीं दिया जाता। अंत में प्रतिभागी अपनी जानकारी को बदल सकते हैं कि वे शोधकर्ता को क्या चाहते हैं, और हालांकि सहायक शोधकर्ताओं के परीक्षण से ऐसे अवसरों का सामना करने की संभावना कम हो जाएगी जहां प्रतिभागी शोधकर्ता को खुश करने के एकमात्र कारण के साथ गलत जान। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि अनुदैर्ध्य अध्ययन क्या है और इसकी शक्तियां और कमजोरियों के बारे में। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।